नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन में कहा है कि अमंग ग्रुप 16 एलिमेंट्स, आपको ग्रुप 16 एलिमेंट्स में से विच वन डज नॉट शो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, कौन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करता है। तो आपको पता है कि जो ग्रुप 16 एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 16 उसमें जो एलिमेंट्स है वो सबसे पहले आता है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। और इस ग्रुप की जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है -2। इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब जिसकी स्टेबिलिटी नीचे जाने पे डिक्रीज होती है। तो इनमें से कौन -2 नहीं करेगा नीचे जाने पे, क्योंकि नीचे जाने पे मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। मेटालिक कैरेक्टर, अगर नीचे जाने पे मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो स्टेबिलिटी -2 ऑक्सीडेशन स्टेट की डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से जो पोलोनियम है वो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो ही नहीं करेगा। इसलिए ऑप्शन यहाँ सेकंड करेक्ट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन रहा हमारा पी ब्लॉक से, पी ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 22। क्वेश्चन यह सेज कि फॉर द रिएक्शन, हमें रिएक्शन गिवन है जिसमें 2A इज इन इक्विलिब्रियम विद B, Kc की वैल्यू गिवन है, गिवन टाइम पे कॉम्पोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर भी गिवन है, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। तो यहाँ इस क्वेश्चन में ये जो पहली बात तो ये चैप्टर है, ये जो क्वेश्चन है ये है इक्विलिब्रियम से, केमिकल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। और यहाँ हमें केसी गिवन है, एक पर्टिकुलर टाइम पे हमें कॉम्पोजिशन भी गिवन है और मेरे को ये बताना है कि कौन सा करेक्ट है, रिएक्शन फॉरवर्ड चलेगी, बैकवर्ड चलेगी, इक्विलिब्रियम पे होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्यूसी की हेल्प से। तो सबसे पहले हम क्यूसी निकालते हैं, विच इज रिएक्शन कोशेंट। तो क्यूसी इस रिएक्शन के लिए कैसे लिखा जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर 2। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी हमें गिवन है, सी भी गिवन है, दैट इज 2 इंटू 10⁻⁻3। ये भी आपके पास 2 इंटू 10⁻⁻3 है। और ए की कॉन्सेंट्रेशन भी आपको गिवन है 2 इंटू 10⁻⁻3, उसका स्क्वायर। तो ये तो 1 आ गया, ये तो कैंसिल हो गया, तो क्यूसी की वैल्यू 1 आ गई। आपको क्यूसी पता है, केसी पता है, अब आपको कैसे पता लगाना है कि रिएक्शन फॉरवर्ड चलेगी या बैकवर्ड। इसके लिए बहुत आसान सा तरीका है, अगर आपकी केसी की वैल्यू क्यूसी से कम है तो रिएक्शन चलती है बैकवर्ड, बैकवर्ड। और अगर आपकी क्यूसी की वैल्यू क्यूसी की जो वैल्यू है वो केसी से कम है तो रिएक्शन चलेगी फॉरवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो कि जो क्यूसी की वैल्यू है वो केसी से कम है, क्यूसी की वैल्यू 1 है और केसी की वैल्यू 4 इंटू 10⁻³ है। तो क्योंकि केसी की वैल्यू कम है इसलिए केसी कम है, क्यूसी ज्यादा है, तो रिएक्शन चलेगी बैकवर्ड। इसलिए यहाँ आपका ऑप्शन 1 करेक्ट है, रिएक्शन हैज टेंडेंसी टू गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 में हमसे कहा है कि विच प्लॉट ऑफ log k वर्सेस 1/t इज कंसिस्टेंट विद अरेनियस इक्वेशन। कौन सा प्लॉट ln k का 1/t के साथ अरेनियस इक्वेशन से कंसिस्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को, पहली बात तो ये जो क्वेश्चन है ये केमिकल काइनेटिक्स से है, केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स। ओके, अब केमिकल काइनेटिक्स में आपने एक इक्वेशन पढ़ी है अरेनियस इक्वेशन। क्या थी वो इक्वेशन, k इज इक्वल्स टू a e रेज टू द पावर -EA/RT, जहाँ पे k जो है वो आपका रेट कांस्टेंट है, a अरेनियस फैक्टर है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर या इसको प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर कहते हैं, E यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी है, R गैस कांस्टेंट है और T यहाँ पे टेम्परेचर है। आपको इसका प्लॉट चाहिए ln k का 1/t के साथ, तो आप दोनों तरफ लॉग ले लीजिए। तो ln k इज इक्वल्स टू ln a इंटू e टू द पावर -EA/RT। ओके, log a इंटू b क्या होता है, log a प्लस log b, सो ln k इज इक्वल्स टू ln a प्लस ln e टू द पावर -EA/RT। log में जो भी नंबर है उसकी जो भी पावर है वो आगे आ जाती है, तो हमारे पास हुआ ln k इज इक्वल्स टू ln a -EA/RT, EA/R इंटू 1/t, और ln e 1 होता है, ln e 1 होता है। अब अगर आप इसको लाइन के क्वेश्चन से कंपेयर करेंगे, y इज इक्वल्स टू c प्लस mx
तो आपकी वाई एक्सिस पे ln क्या आएगा, एक्स एक्सिस पे 1/t। स्लोप जो है वो नेगेटिव है तो लाइन डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगी और इंटरसेप्ट ln a है। तो कौन सा ग्राफ इसको फॉलो कर रहा है, ऑप्शन 2, लाइन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, बिकॉज स्लोप इसका नेगेटिव है। इंटरसेप्ट इसका ln a होगा, ये इतना ln a होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 और 24 की तरफ चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रिया केपी एंड केसी आर नॉट इक्वल, कौन से इक्विलिब्रियम में केपी और केसी इक्वल नहीं है। ये फिर से हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन है, केमिकल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। ओके, तो यहाँ पे आपको एक केपी और केसी में रिलेशनशिप पता है, केपी इज इक्वल्स टू केसी आर टी टू द पावर डेल्टा एन जी। अब अगर डेल्टा एन जी की वैल्यू, आपसे कहा कौन से केस में इक्वल नहीं है, अगर डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 हो जाती है तो केपी और केसी बराबर हो जाते हैं। लेकिन अगर डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 नहीं है, डेल्टा एन जी इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो केपी और केसी बराबर नहीं होंगे, क्योंकि उसमें केसी आर टी की वैल्यू पावर कुछ भी हो सकती है, इट कैन बी एनीथिंग। ठीक है, तो केपी और केसी उस केस में बराबर नहीं होंगे और आपको वही केस निकालना है जिसमें ये दोनों बराबर ना हो। तो हमें क्या करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, हमें डेल्टा एन जी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो डेल्टा एन जी इस इक्वेशन के लिए निकालते हैं। डेल्टा एन जी होता है चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स। यहाँ गैस का 1 मोल है, ये भी गैस का 1 मोल है, टोटल मोल्स कितने हुए 2, माइनस रिएक्टेंट के मोल्स देखते हैं, 1 मोल इधर है 1 मोल इधर है, तो यहाँ कितने हुए 2, तो डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 आ गई। सेकेंड केस में आता है, सेकेंड केस में मेरे को डेल्टा एन जी की वैल्यू निकालनी है, तो 1 मोल यहाँ है 1 मोल यहाँ है, तो टोटल कितने हुए 2, प्रोडक्ट के गैसियस मोल्स हैं 2, यहाँ बात करें तो यहाँ भी 2 मोल्स हैं, तो ये आ गया 0। थर्ड में बात करते हैं डेल्टा एन जी की वैल्यू। सो डेल्टा एन जी कैसे निकालेंगे, गैसियस मोल्स है मेरे प्रोडक्ट के 1 + 1 2, और रिएक्टेंट में अगर मैं देखूं तो यहाँ पे सिर्फ 1 ही मोल है, तो यहाँ आप देख रहे हो डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, वो 1 के बराबर है, तो इस केस में केपी और केसी बराबर नहीं होंगे, इसलिए ऑप्शन थर्ड आंसर है। फोर्थ पार्ट में भी बात कर लेते हैं, यहाँ डेल्टा एन जी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो अगर यहाँ डेल्टा एन जी की वैल्यू निकालें तो प्रोडक्ट के मोल्स कितने हैं 2, रिएक्टेंट के 1 + 1 2, सो 2 - 2 आ गया आपका 0, तो यहाँ पे ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। केपी और केसी इस केस में बराबर नहीं होंगे क्योंकि डेल्टा एन जी की वैल्यू यहाँ पे 0 नहीं है, तो यहाँ आरटी की वैल्यू कुछ पावर आएगी, इसलिए बराबर नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं आगे 25th क्वेश्चन पे। 25th क्वेश्चन में आपसे कहा है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, आपको 2 स्टेटमेंट्स गिवन है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 1 में कहा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 3 आइसोमेरिक पेंटेन्स फॉलोज द ऑर्डर। 2 आइसोमेरिक पेंटेन्स, 3 आइसोमेरिक पेंटेन्स जो है, पेंटेन के 3 आइसोमर्स होते हैं, आपको पता है, ये तो जीओसी से क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है कि पेंटेन के 3 आइसोमर्स होते हैं, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। स्टेटमेंट 2 कहा है कि बॉइलिंग पॉइंट ऐसे डिक्रीज होता है, ये बात बिल्कुल सही है। क्यों बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको पता है कि अगर एन पेंटेन की बात करी जाए तो उसमें 5 कार्बन स्ट्रेट चेन में है, ये आपका 5 कार्बन यहाँ स्ट्रेट चेन में होंगे एन पेंटेन में। अगर मैं यहाँ बात करूं आइसोपेंटेन की, तो आइसोपेंटेन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, 1 2 3 4 5, ये आपका आइसोपेंटेन है, आइसोपेंटेन। उसके बाद आता है हमारा नियोपेंटेन, 1 2 3 4 एंड 5, दिस इज नियोपेंटेन। तो आपको पता है कि इन तीनों में जितने जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती जाती है बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 पढ़ते हैं, व्हेन ब्रांचिंग इंक्रीजेस, जब ब्रांचिंग आपकी बढ़ रही है तो मॉलिक्यूल स्फेयर की शेप ले लेता है। ओके, बात बिल्कुल सही है, तो इसकी वजह से स्मॉलर सरफेस एरिया इन कांटेक्ट होता है, जिसकी वजह से इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्सेस होती हैं स्फेरिकल मॉलिक्यूल्स में वो वीक होती हैं और इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर ट्रू, सो यहाँ पे ऑप्शन जाएगा हमारा थर्ड, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। तो ये जीओसी से रहा आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में हमसे कहा है कंपाउंड दैट विल अंडरगो SN1 रिएक्शन विद द फास्टेस्ट रेट, कौन सा कंपाउंड SN1 रिएक्शन करेगा फास्टेस्ट रेट के साथ।
तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कि SN1 रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, ये आपके जो हैलो एल्केन्स या फिर हैलो एरीन्स होते हैं वो करते हैं, हैलो एल्केन्स करते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो SN1 रिएक्शन जो है वो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर, इसका एक 2 स्टेप मैकेनिज्म होता है, 2 स्टेप मैकेनिज्म। और यहाँ पे जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है वो 3 डिग्री जो हैलो एल्केन्स होते हैं वो सबसे ज्यादा करते हैं, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। क्यों ऐसा? क्योंकि स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन की ज्यादा होती है 3 डिग्री के केस में। तो हमें फाइंड आउट करना है कि 3 डिग्री कौन है इन सब में से। देखो यहाँ अगर हम बात करें तो ये तो हैलो एरीन्स हैं, आपको पता है कि हैलो एरीन्स तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वैसे भी नहीं करना चाहते, तो इनकी रिएक्टिविटी तो सबसे कम होगी, फर्स्ट की रिएक्टिविटी सबसे कम होगी। यहां बात करें इस कार्बन की, तो ये कार्बन 1 2 ये 2 से जुड़ा हुआ है। दूसरी बात, यहाँ जो कार्बोकेटाइन बनेगा जब Br हट जाएगा यहाँ से, तो वो स्टेबलाइज्ड होगा रेजोनेंस से भी। मैं यहाँ बना के दिखा देती हूँ कि इस वाले केस में इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इसको इंडक्टिव इफेक्ट मिलेगा, प्लस आई इफेक्ट मिलेगा CH3 से, और इसको रेजोनेंस इफेक्ट मिलेगा आपका बेंजीन रिंग से। तो ये जो होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, दिस कंपाउंड एज कंपेयर टू अदर्स। इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम होगी और सबसे ज्यादा होगी, और इसकी सबसे कम होगी क्योंकि हैलो एरीन्स तो 4 रीजंस की वजह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते नहीं है, तो यहाँ इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम हुई। ये आपका Br आ गया। ओके, अब इन दोनों में बात करते हैं। इन दोनों में अगर मैं बात करूं तो ये है 2 डिग्री, क्योंकि एक कार्बन यहां से जुड़ा है, एक कार्बन यहां से, तो इस केस में जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो 2 डिग्री होगा। अगर हम यहाँ बात करते हैं तो इस केस में कार्बोकेटाइन जो बनेगा जब ये Br हट जाएगा तो वो सिर्फ एक ही से जुड़ा हुआ है, तो वो ये वाला जो कार्बोकेटाइन होगा वो 1 डिग्री होगा, जबकि यहाँ 2 डिग्री होगा, और 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होगा, तो इसलिए फिर इसकी स्टेबिलिटी आएगी। इस कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, तो ये फिर आपके बचेंगे लास्ट में वो वाले, यहाँ आपका आएगा इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कौन हुआ स्टेबल यहाँ पे? सेकंड। नेक्स्ट चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 27 क्वेश्चन पे आ गए हम। 27 क्वेश्चन में हमसे कह रहा है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट फॉर He plus ion is -x joule, then that for an electron in N is equals to 2 state for beryllium plus 3 ion in joule is। तो आपसे क्वेश्चन ये है स्ट्रक्चर ऑफ एटम से, स्ट्रक्चर ऑफ एटम से हमारा क्वेश्चन है, और इसमें हमसे कहा है कि अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ग्राउंड स्टेट फॉर हीलियम प्लस आयन इज, मतलब हमारे पास हीलियम प्लस आयन है, उसमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उसके ग्राउंड स्टेट में वो होती है -x। आपको पता है एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है? एनर्जी का फॉर्मूला होता है -RH Z²/n², दैट इज गिवन एज -x। ये आपको -x की है। अब इन्होंने ग्राउंड स्टेट कहा है, तो ग्राउंड स्टेट है मतलब n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 1, और इन्होंने हीलियम कहा है, तो हीलियम के जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 2। तो यहाँ पे आपके पास RH की वैल्यू आप लिख सकते हो, RH इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और ग्राउंड स्टेट की बात करें तो 1 इज इक्वल्स टू x। तो यहाँ जो RH की वैल्यू होगी वो हो जाएगी x/4 इस केस से। इन्होंने कहा देन दैट फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन N इज इक्वल्स टू 2 फॉर बेरिलियम प्लस 3 आयन। आपके पास बेरिलियम प्लस 3 आयन है, बेरिलियम प्लस 3, और इसमें आपको निकालना है किसके लिए? N इज इक्वल्स टू 2 के लिए। तो यहाँ क्या फॉर्मूला होगा? इसका फॉर्मूला होगा -RH Z²। बेरिलियम की जो Z की वैल्यू होती है, Z की वैल्यू होती है वो होती है 4, 4 4 16 हो गया, और N की वैल्यू आपको उन्होंने क्वेश्चन में मेंशन कर रखी है 2, 2 2 स्क्वायर हो गया 4, 4 4 आ गया ये आंसर। तो E2 की वैल्यू जो होगी यहाँ पे, RH की वैल्यू -x/4 है, और ये आपका 4 है, 4 से 4 कैंसिल हुआ, तो E2 आया -x जूल। तो इसलिए आपका ऑप्शन थर्ड ही करेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, अब चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 28 की तरफ। 28 क्वेश्चन में हमसे कहा है, ये क्वेश्चन है हमारा इक्विलिब्रियम चैप्टर से।
ये इन्होंने नहीं, ये थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर से है, इन्होंने एंट्रोपी की बात करी है, थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनामिक्स। यहां इन्होंने आपसे कहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस एंट्रोपी इंक्रीजेस, कौन से प्रोसेस में एंट्रोपी बढ़ती है। तो ए पार्ट में कहा है लिक्विड इवेपोरेट्स टू वेपर, जब लिक्विड किस में कन्वर्ट होता है, वेपर में कन्वर्ट होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, एंट्रोपी होता है डिग्री ऑफ मेजर ऑफ रैंडमनेस। अगर लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो रैंडमनेस बढ़ रही है, तो डेल्टा एस यहाँ पे इंक्रीज होगा। टेम्परेचर ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड लोवर्ड फ्रॉम 130 केल्विन टू 0 केल्विन, आप टेम्परेचर कम कर रहे हो, टेम्परेचर कम करने से रैंडमनेस कम होती है, बढ़ती नहीं है, टेम्परेचर बढ़ने से रैंडमनेस बढ़ती है। तो यहाँ पे जो एंट्रोपी है वो डिक्रीज होगी। सी पार्ट में कहा है NaHCO3 सॉलिड है, वो कन्वर्ट हो रहा है Na2CO3 सॉलिड में, गैस में, और CO2 गैस है, वाटर गैस है। आप देख रहे हो रिएक्टेंट में आपके पास सॉलिड था, लेकिन प्रोडक्ट में आपके पास गैसियस प्रोडक्ट्स हैं, तो इस केस में जो एंट्रोपी की वैल्यू है वो बढ़ेगी। डी पार्ट में करते हैं, क्लोरीन किस में कन्वर्ट हो रहा है, क्लोरीन गैस दो क्लोरीन एटम्स में टूट रहा है। पहले क्या था, पहले जो क्लोरीन था वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में था, वो जुड़ा हुआ था, अब वो बॉन्ड टूट गया, टूट के वो दो क्लोरीन अलग हो गए, तो इस केस में एंट्रोपी बढ़ेगी, रैंडमनेस बढ़ेगी। तो इसलिए आपका कौन सा ऑप्शन सही है, ए, सी एंड डी, तो इसलिए ऑप्शन 1 करेक्ट हुआ यहाँ पे। ठीक है, चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 29 क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ऑन हीटिंग सम सॉलिड सब्सटेंस चेंज फ्रॉम सॉलिड टू वेपर स्टेट विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो 9th क्लास में आपने पढ़ा था कि आप जब किसी सॉलिड सब्सटेंस को हीट करते हो तो डायरेक्टली किससे कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड टू वेपर कन्वर्ट हो जाता है, और लिक्विड स्टेट में जाता ही नहीं है। द टेक्निक यूज्ड फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ सच सॉलिड सब्सटेंस बेस्ड ऑन द अबव प्रिंसिपल इज नोन एज, इस टेक्निक को क्या कहते हैं, इस टेक्निक को कहते हैं सब्लिमेशन। सिंपल है। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट 30th क्वेश्चन की तरफ। तो यहां हमसे क्वेश्चन में कहा है मैच लिस्ट विद लिस्ट 2, आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है, करेक्ट आंसर आपको फाइंड आउट करना है। तो आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन है हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आपको दिए गए हैं और आइसोमेरिज्म पूछ रहे हैं कि आपके कौन से आइसोमेरिज्म ये शो करेंगे। तो अगर मैं यहाँ फर्स्ट बात करूं, फर्स्ट जो हमें कॉम्प्लेक्स दिया गया है उसमें जो लीगेंड है वो एम्बिडेंटेट लीगेंड है। एम्बिडेंटेट लीगेंड होते हैं जो जिनमें एक से ज्यादा डोनर साइट्स होती हैं, ऐसे मोनोडेंटेट लीगेंड जिसमें एक से ज्यादा डोनर साइट होती है। तो अगर मैं ए की बात करूं तो ए का जो आइसोमर बन सकता है वो होगा CONH3 एंड ONO। अभी तो ये नाइट्रोजन से जुड़ रहा है, ये ऑक्सीजन से भी जुड़ सकता है, तो ये लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो जो ए है वो लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करेगा। लिंकेज आइसोमेरिज्म के लिए आपको देखना है कि उसमें एम्बिडेंटेट लिगेंड होना चाहिए। तो ए का आंसर है सेकंड, तो मतलब सेकंड हो सकता है, थर्ड हो सकता है। अब हम बात करते हैं बी की। बी में आपको दिख रहा है कि इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो काउंटर आयन है वो लीगेंड की तरह भी काम कर सकता है। SO4-2 यहाँ काउंटर आयन की तरह भी काम कर सकता है। अगर इस कंपाउंड को आप पानी के अंदर डालोगे और इसके आइसोमर को डालोगे तो वो डिफरेंट डिफरेंट आयंस देंगे, इसलिए वो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो करेगा। मैं इसका यहाँ आइसोमर भी लिख देती हूँ, इसका आइसोमर CONH3 SO। अब यहाँ पे SO4 काउंटर आयन की तरह भी तो काम कर सकता है, तो ये Br हुआ और आपका SO4 बाहर हुआ। तो यहाँ पे ये अलग अलग आयंस देंगे पानी में जाने के बाद, इसलिए आयनाइजेशन आइसोमर्स हुए। तो बी जो है वो फर्स्ट से मैच कर रहा है। हमारा ए किससे कर रहा था, ए सेकंड से मैच कर रहा था, ए सेकंड से मैच कर रहा है। ओके, तो सेकंड और ए सेकंड से किया ना, हाँ। तो यहाँ पे सेकंड और थर्ड में से कोई आंसर हो सकता है। अब बी के लिए फोर्थ देखना है या फिर थर्ड देखना है, बी थर्ड से मैच कर रहा है तो हमारा ये आंसर जाएगा। देख लेते हैं बाकी भी। अब आपको दिख रहा है कि जब भी केटायन और एनायन जो होते हैं वो कोऑर्डिनेशन स्फेयर होता है। अगर केटायन और एनायन कोऑर्डिनेशन स्फेयर होते हैं तो वो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म शो करते हैं।
और कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में जो आइसोमर बनता है वो इंटरचेंज ऑफ लिगेंड से बनता है। कैसे बनता है वो मैं दिखा देती हूँ। तो CONH3, अब यहाँ कोबाल्ट के साथ CN भी तो जुड़ सकता है, तो CN6 एंड CONH3 6, तो ये इसके कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स हुए। तो C के साथ आपका 4 जा रहा है। अब जो D है वो आपका वो आपका सॉल्वेट आइसोमेरिज्म शो करेगा। क्यों सॉल्वेट आइसोमेरिज्म शो करेगा? क्योंकि इसमें जो वाटर है वो मतलब इसमें वाटर आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी आप बहुत सारे आइसोमर्स बना सकते हो। तो सॉल्वेट आइसोमेरिज्म तभी शो होती है जब जो भी सॉल्वेंट है वो एज अ लीगेंड भी काम कर सके। तो Cl मैंने यहां लिखा और वाटर एंड Cl2 यहाँ पे Cl2 आएगा। तो ये आपका आंसर हुआ। तो कौन सा आंसर जा रहा है? ऑप्शन थर्ड यहाँ पे राइट आंसर है। तो हमने इस पार्ट में 30 क्वेश्चंस आउट ऑफ 50 हमने 30 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। रिमेनिंग 20 क्वेश्चंस के लिए आपके पास पार्ट 2 आएगा। पहले आप एक बार सारे के सारे 30 क्वेश्चंस आप एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि किस तरीके से आपका क्वेश्चन पूछा गया है, कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको आई एम श्योर आपको सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आपको कोई भी डाउट या फिर प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 ऑफ नीट 2024 क्वेश्चन। टिल देन ख्याल रखिएगा, बाय बाय।